Students, welcome back. Welcome to the part 8 of chapter फर्स्ट. पिछले पार्ट में हमने डायमेंशनल एनालिसिस, राउंडिंग ऑफ और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट किया था एंड उससे रिलेटेड एक हमने असाइनमेंट भी आपको दिया था. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे चलते हैं. इसमें नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो केमिकल कॉम्बिनेशंस नाम से ही पता चल रहा है. तो क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? मीन्स जब दो डिफरेंट और सिमिलर एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ लॉ को फॉलो करते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जनरली देर आर 5 लेकिन वी विल टॉक अबाउट द 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. 6 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या है? फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकेंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, फिफ्थ इन गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड सिक्स्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ. ठीक है, आगे समझ में. सिक्स को फोर्थ नंबर पर आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन वाला करना है. फिफ्थ नंबर पर आपको गैलुसैक करना है और सिक्स्थ नंबर पर एवोगैड्रो करना है. तो आज हम सिर्फ 3 ही करेंगे, बाकी 3 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. ठीक है, तो क्या होता है इसमें? पहले हम करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. नाम से पता चल रहा है व्हाट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एंटोनियो लैवोसियर ने दिया था. उन्होंने बोला था कि जो मैटर होता है, मैटर की जो अमाउंट होती है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मैटर की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. या आप ये कह सकते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज होता है तो उसमें जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है. मीन्स अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और वो कंप्लीट हो रही है, मतलब जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो इसका मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे आपने क्या लिया, 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया. जब आपने इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनाया, वाटर बनाया, यू विल गेट 36 ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पर आपने जितना रिएक्टेंट्स लिए उतना ही आपको प्रोडक्ट मिल गया. तो इससे आपका ये लॉ क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है. दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. एंड इन द लास्ट वी विल डू ए सोल्ड एग्जाम्पल ऑन इट. ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बेस पर हम एक सोल्ड एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था. जोसेफ प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने बताया था कि अगर कोई कंपाउंड है और वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड के अंदर उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होता है वो डेफिनेट होता है, चाहे उस कंपाउंड को आपने कैसे ही बनाया हो, किसी भी मेथड से बनाया हो या आपको नेचुरली अकर हुआ हो. लेकिन जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो क्या है, 2:8. दैट इज 1:8 एंड 1:8 इज द कांस्टेंट फॉर वाटर. चाहे आप वाटर को नेचुरली बनाओ, नेचुरली ले लो, या आप उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लो. इन बोथ केसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1:8. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जाम्पल आता है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें भी आपने कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो देखा तो 12:32 दैट इज इक्वल टू 3:8. ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के जो मासेस का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट रेशियो होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. इसमें हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे. जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया. कॉपर ऑक्साइड हमने 3 अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया.
पहले कॉपर ऑक्साइड हमने बनाया बाय बर्निंग द कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2Cu plus O2 it will give 2Co. By the decomposition of copper carbonate it will give Cu plus CO2. Third is by the decomposition of copper nitrate it will give 2Cu plus NO2 plus O2. अब हमने इन तीनों प्रोसेस में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखा। तो तीनों मेथड में कॉपर और ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशियो था वो 4:1 आया। तो इससे आपको क्या पता चला कि एवरी कंपाउंड फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इवन टिल टुडे। आज तक भी यही रूल फॉलो होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके जो मासेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो कंपाउंड आपने किसी भी मेथड से प्रिपेयर किया हो। ठीक है, तो और जैसे आप अगर कोई कंपाउंड बना रहे हो, 2 एलिमेंट लिया आपने, एक एलिमेंट आपने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, एक कम में, तो वो अपने रेशियो को मेंटेन करने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट तक ही क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और बाकी क्या बच जाएगा, अनरिएक्टेड बच जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई वाटर का रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। मतलब हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको क्या दिए, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम ऑक्सीजन दे, तो क्या होगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 2 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बना लेगा और बाकी 4 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन को पढ़ सकते हैं। थर्ड वन इट इज़ न्यू फॉर यू बिकॉज जो पहले 2 हमने कराए थे वो आप क्लास 9th में भी कर चुके थे। अब हम करेंगे थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब 2 एलिमेंट होते हैं, मीन्स बाइनरी कंपाउंड्स के लिए होता है। बाइनरी कंपाउंड्स हम उनको बोलते हैं जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट की अमाउंट हमारी फिक्स हो जाए तो जो दूसरा एलिमेंट है ना, उनके जो मासेस का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। सिंपल रेशियो का मतलब हो गया 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 2:3 हो गया, 4:5 हो गया, एक सिंपल रेशियो आता है। ठीक है, आया समझ में। हमने बताया कि भाई 2 एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट ने आपस में रिएक्शन करके 2 से ज़्यादा कंपाउंड बना लिए। ठीक है, उन 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के अमाउंट को हमने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। मतलब दोनों एलिमेंट में जो मास होगा एक एलिमेंट का वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन जो उसका दूसरा एलिमेंट है उनके जो मासेस का रेशियो आएगा एक सिंपल रेशियो आएगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड CO2। तो CO एंड CO2 में जो कार्बन का एटम है वो क्या है, 1-1 है, लेकिन CO में ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम, और CO2 में ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम। तो यहाँ पर इन दोनों का हमने रेशियो लिया तो क्या आएगा, 16:32 = 1:2। तो यही हम कह रहे थे कि भाई एक एलिमेंट का मास जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरे के मासेस के रेशियो, मासेस में जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल रेशियो आएगा। सिंपल रेशियो का मतलब 1:2, 2:1 इस तरीके से आएगा। आया समझ में कि भाई 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन किए, उन्होंने 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, उन दोनों कंपाउंड्स में एक एलिमेंट के अमाउंट को हमने कांस्टेंट कर दिया और जो अदर एलिमेंट है उसके मासेस में एक सिंपल रेशियो होता है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन, यू कैन राइट डाउन योरसेल्फ। ओके, आया समझ में। तो एक और एग्जांपल हमने क्या, N2O एंड N2O3। तो N2 N2 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब O एंड O3, तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, 16:48 = 1:3, मीन्स एक ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, तो 1:3 हो गया। उसी तरीके से CO2O, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 2:1। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट हो गया, लेकिन CO2O में 2 कॉपर है और CO में 1 कॉपर है, तो क्या आ गया रेशियो, 2:1। सिमिलरली आपने एक और एग्जांपल किया, दैट इज PCl3 एंड PCl5। तो P की जो अमाउंट है वो तो कांस्टेंट हो गई,
तो लेकिन Cl3 आ रहा है और Cl5, तो 3:5 हो गया। आया समझ में? अरे आया समझ में कि क्या होता है, एक कंपाउंड का मास तो हो जाता है कांस्टेंट, और बाकी जो एलिमेंट बचता है उसके जो मासेस होता है उसमें एक सिंपल रेशियो होता है। एक और हम करेंगे जैसे वाटर एंड हाइड्रोजन प्रोक्साइड, तो H2O एंड H2O2, तो H2 और एंड H2 दोनों में H2 आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन तो हो गया कांस्टेंट। अब हम ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमने निकाला, ऑक्सीजन 1 है 16, ऑक्सीजन 2 है 32, तो दोनों का रेशियो निकाला 1:2। ठीक है, एक और हमने एग्जांपल किया, दैट इज SO2 एंड SO3, तो सल्फर सल्फर दोनों में 1:1 है, मतलब सल्फर हो गया कांस्टेंट। अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो 2:16 रेशियो 3:16, 16 से 16 गया तो रेशियो आएगा 2:3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपको दो कंपाउंड दे देंगे, उनके परसेंटेज दे देंगे, बोलेंगे कि भाई इसमें ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, यू हैव टू डू वेरियस न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है कि भाई आपको बोला गया है कि आपके पास 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है और 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, एंड रेजिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाता है, सोल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 देता है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमने बताया था ये क्या करेगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मासेस को ऐड कर देंगे। पहले हमारे पास 6.3 एंड 15 दोनों को ऐड किया तो क्या आया, दोनों के मासेस को हमने ऐड किया, यू विल गेट 21.3। अब आपका पास क्या आया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में रेजिड्यू का मतलब होता है जो उसके अंदर बच गया, मतलब सोल्ट बच गया और वाटर। CO2 क्या है, गैस है, वो तो एस्केप हो गई, तो आपसे CO2 का ही मास पूछा है, तो जो रेजिड्यू बचा उसका मास कितना है 18, और प्लस x क्या है, मास ऑफ CO2, तो 18 प्लस x इज इक्वल टू 21.3। तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब इक्वल रख दिया तो 18 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 21.3 माइनस 18, तो इट इज 3.3। तो मास ऑफ CO2 क्या आ गया 3.3 ग्राम हो गया। दिस क्वेश्चन इज सोल्व्ड बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आए समझ में कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के कंपाउंड आपको पता है, तो एक में कार्बन की परसेंटेज क्या मिली आपको 42.9% और दूसरे वाले में 27.3% है। अब आपको बताना है कि जो डाटा आपको गिवन है क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 100 ग्राम मान लेते हैं, मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, ताकि जो परसेंटेज है वो ख़त्म हो जाए, ग्राम में आ जाए। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन हो गया 42 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाला 57.1, 100 में से माइनस कर दिया। दूसरे कंपाउंड के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया 72.7 ग्राम। ठीक है, तो अब आपने पता चला, क्या पता चला तो आपको पता चला कि भाई 42.9 ग्राम जो कार्बन होता है वो 57.1 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम कार्बन कितने से करेगा, 42.9 अपॉन 57.1, सिंपल सी बात है। अरे ठीक है, दूसरे वाले में आपने क्या, यहाँ पर आ गया, फिर आपने इन दोनों का रेशियो निकाला, यहाँ पर आपने मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया दोनों में, और उनका हमने क्या किया, रेशियो निकाला। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन ही आपको चाहिए, क्योंकि कार्बन का मास जो है दोनों में CO, आपको पता है CO एंड CO2 ही बनता है मोस्टली, तो CO एंड CO2 में
ऑक्सीजन का मास आपने दोनों में निकाला, फिर हमने उन दोनों का रेशियो निकाला, तो आपके पास रेशियो क्या आया, 2:1। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर जब एक सिंपल रेशियो आया तो आप बता सकते हैं कि दैट डाटा इज एक्यूरेट या दिस डाटा फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड when you will do most of the examples and questions you will learn more about this type of questions। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ हम 3 ही लॉ करेंगे और इनके क्वेश्चंस हैं, इनके आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब हमारे सभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे तब हम आपको क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 3 लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दे आर आल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना 11th क्लास में, जस्ट बी ऑन द ट्रैक एंड स्टार्ट स्टडिंग। इट विल बी टू लेट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ आर द इनिशियल डेज से ही आपका बर्डन बढ़ता चला जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।